साथियों नमस्कार। एलजीआर स्टडी आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज जो है हम आईटीआई प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए आईटीआई के पीछे के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों अगर आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको उसके पीछे के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको साथियों पता चलेगा कि आखिर आईटीआई के प्रवेश परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम आप लोगों को आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2010 से लेकर के आज तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम आप लोगों को इस सीरीज में पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आपको साथियों पता होना चाहिए, इससे आपको दो फायदा, एक फायदा तो है आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा साथियों यह पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि पिछले वर्षों के क्वेश्चन में से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कई बार जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर 2010 से लेकर के 2000 अभी तक अगर जो है ना आप जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो है हम लोग 2010 में पूछे गए जीके का क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, जीके का। इसी तरह से आपको 2010 में जो जितने भी जीएस का क्वेश्चन पूछा गया वो भी करवाएंगे, और मैथ का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी हम आपको करवाएंगे इसी सीरीज में। तो आप लोगों का बेहतर से बेहतर तैयारी इससे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए जो है हमारा ऐप है उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह जो ऐप है इसमें आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, क्विज और जो आपका पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा का बेहतर तैयारी के लिए हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे अगर अभी तक नहीं जानते हैं कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होता है बिहार वालों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा में 50 क्वेश्चन गणित के होते हैं, 50 क्वेश्चन जो है जीएस के होते हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जनरल नॉलेज यानी कि जीके के 50 क्वेश्चन यानी कि कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आ चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके मालिक है बिल गेट्स। उसके मालिक साथियों कौन है? बिल गेट्स। और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है तो आप बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी यानी कि अमेरिका की कंपनी है जिसके मालिक है बिल गेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स को ही हम माइक्रोसॉफ्ट किंग कहते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स कभी दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी में गिने जाते थे। ये आपको पता होना चाहिए, दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी थे बिल गेट्स, और केवल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कारण, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इनका बहुत ही जबरदस्त चलता था, ठीक है। और अभी भी माइक्रोसॉफ्ट की तो सॉफ्टवेयर चल ही रही है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत शासन द्वारा, ठीक है, राजकीय चिन्ह जो हमारा है साथियों अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया। कब हम लोगों ने अशोक स्तंभ को जो है हम अपना भारतीय राजकीय चिन्ह माना, ठीक है। तो अशोक स्तंभ को याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो है राजकीय चिन्ह घोषित किया गया। दूसरी बात आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के अशोक स्तंभ को भारत का राजकीय चिन्ह जो है घोषित किया गया है। तो आप साथियों बताएंगे कि सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है, यानी कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है और उसमें जो सिंह को दिखाया गया, उसके शीर्ष पर जो 4 सिंह को दिखाया गया है उसी सिंह को हम भारत का राजकीय चिन्ह मानते हैं। तो कहाँ का अशोक स्तंभ? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ को ही हम भारत का राजकीय, ठीक है ना,
चिन्ह मानते हैं और इसको स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनबंधु मित्र का, जो आप यहां पर देख सकते हैं, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है, ये नील दर्पण क्या है? नाटक है, ये किताब का नाम है, वो कविता है, कहानी है कि उपन्यास है? तो 3 के लिए जो यहाँ पर आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि ये क्या है? नाटक है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यह एक नाटक है जिसमें आपको पता होना चाहिए नील दर्पण जो है ना वो नील से संबंधित है। और आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को नील का खेती करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। और आपने 3 कट्ठिया प्रणाली भी पढ़ा होगा 3/20 के बारे में, कि 20 कट्ठा में से कम 3 कट्ठा क्या करो? नील की खेती करो। तो ये नील के खेतियारी यानी कि नील के किसानों से संबंधित यह नाटक लिखा गया है। इस नाटक में नील से संबंधित किसानों के बारे में बात किया गया है और उसके समस्याओं को बात किया गया है। और जो 3 कट्ठिया प्रणाली है वो भी किससे संबंधित थी? तो नील के खेती से संबंधित थी। ये सारे चीज आप याद रखेंगे, ये नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि लास्ट राइड है ना टुगेदर, लास्ट राइड टुगेदर किसकी लिखी कविता है? यह कविता किसने लिखा था? लास्ट राइड टुगेदर। तो 4 के लिए राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, ब्राउनिंग आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। पूछा जा रहा है कि बेमेल नाम छांटिए। 4 नाम है ना, तो 4 नाम में से 3 व्यक्ति तो एक जैसे हैं और चौथा कौन है जो इसमें बेमेल है, मतलब 3 जैसा उसमें गुण नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 5 का जो सही आंसर होगा प्यारे साथियों वो डी होगा। ठीक है, डी यानी कि कॉपरनिक्स इन तीनों से अलग है। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड्सवर्थ है, इसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेमिंगवे है और डिकिंस, ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि साहित्यकार है। साहित्यकार का मतलब ये साहित्य लिखते हैं। लेकिन जो डी नंबर में है साथियों आपका कॉपरनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये साहित्यकार नहीं है। कॉपरनिक्स जो है ना खगोल और भूगोल के विद्वान थे। किसके? खगोल और भूगोल के विद्वान थे। तो ये तीनों हो गए साहित्यकार। लेकिन डी नंबर में जो है कॉपरनिक्स, ये विद्वान थे खगोल के और खगोल शास्त्र और भूगोल के विद्वान थे। ये तीनों से अलग हो गए आपके चौथा नंबर के जो है ना कॉपरनिक्स। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन मैथिली भाषा के कवि थे। मैथिली भाषा के कवि के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं विद्यापति से फेमस कोई भी मिथिला के अंदर नहीं है। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। हिंदी में किनको कोकिल कहा जाता है याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू को, ठीक है, कोकिल कवि के नाम से जाना जाता है हिंदी के अंदर। लेकिन मैथिली के अंदर कौन है मैथिली कोकिल? तो विद्यापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के सेना नायक का नाम बताइए। ये देखिए प्यारे साथियों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पर। जो फ्रांस के सेना नायक रहे होंगे उनका नाम पूछा गया है। यानी कि यहां से पता चलता है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी साथियों आपके एग्जाम में आएगा। तो हम आप लोगों को टेंशन आप मत लीजिए, करंट अफेयर्स भी पूरा पढ़ाएंगे जहां से आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो उस टाइम पर फ्रांस के सेना नायक कौन रहे होंगे उनका नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे बूसी। अब इसको याद रखने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम पर बूसी थे। कौन थे? बूसी फ्रांस के सेना नायक थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो देखिए राजा मुख्य रूप से अगर बात किया जाए इसके अंदर, तो जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये गुलाम वंश के शासक थे। कुतुबुद्दीन, इनका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे। जबकि जलालुद्दीन हो गया, जलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी, और मलिक काफूर जो है ना सेनापति थे आपके खिलजी वंश के टाइम पर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा जो है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपको पता होना चाहिए गुलाम वंश के शासक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का जो है ना नींव डाला था, ये आप याद रखेंगे। यानी कि कुतुब मीनार
को बनाने का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन आधा ही कुतुब मीनार साथियों बना था। तो आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बनता है, और इल्तुतमिश याद रखेंगे कि कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम करता है। तो अगर पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना था गुलाम वंश के अंदर, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था वो। तो ये दोनों तीनों बात आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट साथियों आपके सामने है 9 नंबर प्रश्न की अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। और अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो विष्णुगुप्त है। इनका ही दूसरा नाम है कौटिल्य, और इनका ही तीसरा नाम है चाणक्य। और ये जो अर्थशास्त्र का बुक है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, ए ऑप्शन अर्थ व्यवस्था से, बी ऑप्शन राजनीतिक शास्त्र से, और सी ऑप्शन अगर कुछ और दे तो आप याद रखिएगा कि ये राजनीतिक शास्त्र से, यानी कि इसमें राजनीतिक के बारे में चर्चा किया गया है। और ये जो अर्थशास्त्र बुक है ना, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोगों को सभी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं का जो वर्णन है ना साथियों, इसी अर्थशास्त्र बुक में किया गया है। विष्णुगुप्त या कह लीजिए कौटिल्य या कह लीजिए चाणक्य, तीनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ों को जितना मैं बोल रहा हूँ उस पूरा सीखते चलिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके। और इसका पीडीएफ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे एलजीआरएस स्टडी ऐप पर। तो कैसे डाउनलोड करना हो हम आपको आगे बताएंगे, और आप लोग देखने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा? दक्षिण भारत में ही वो मुख्य रूप से काम किया, उत्तर भारत में नहीं पनप पाया। तो वो जो राजवंश है 10 के लिए जो साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश जो है दक्षिण भारत में ही ये फेमस था, उत्तर भारत में ये फेमस यानी कि नहीं विकसित हो पाया। और अगर आपसे पूछ ले कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई याद रखेंगे कहाँ थी, तो मदुरई याद रखेंगे राजधानी किसकी, पांड्य वंश की राजधानी याद रखेंगे कहाँ पर है, तो मदुरई। यह चीज आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 11 नंबर क्वेश्चन की शेक्सपियर का नाटक जिसमें जादूगरनियों का उल्लेख है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो शेक्सपियर के ऐसे नाटक का नाम बताना है जिसमें जादूगरनियों का चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो 11 के लिए राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो सी आपका बिल्कुल है, मैकबेथ। मैकबेथ ऐसा नाटक है जिसमें जादूगरनियों का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे आपके 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोरीडेल, कोरीडेल क्या है? तो कोरीडेल क्या है? 12 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखेंगे भेड़ की नस्ल है। भेड़ जानते हैं ना, भेड़ बकरी का ही एक प्रजाति होता है, तो भेड़ की नस्ल है कोरीडेल। कोरीडेल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, यह आप याद रखेंगे। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न है कि किन्हें ओलंपिक का संगीत तैयार करने वालों में प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त हुआ? भारत के वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक का संगीत तैयार किया था वो कौन है, ये आपको मुख्य रूप से बताना है। तो 13 के लिए राइट आंसर यहाँ पर साथियों हो जाएगा बी, यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले प्रश्न के लिए। जो अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 14 नंबर पूछा जा रहा है कि वह पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति जिसने जिब्राल्टर जल डमरू को पार किया है। जिब्राल्टर जल डमरू को पार करने वाला पहला गूंगा और ठीक है बहरा कौन सा व्यक्ति है? तो 14 के लिए जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे तारानाथ है ना, सिनोई। ठीक है, तारानाथ सिनोई आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बात साथियों आप यह भी याद रखेंगे कि यही वो व्यक्ति है जिसने इंग्लिश चैनल को भी पार किया था। ठीक है, इंग्लिश चैनल, जिब्राल्टर जल
डमरू को तो पार किया ही किया था, और इन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार किया था। तो जल डमरू या फिर जो चैनल होते हैं जमीन के बीच में, दो जमीन के बीच में समुद्र का जो साथियों रास्ता होता है, समुद्र का रास्ता होता है, इसे ही कहते हैं चैनल या जल डमरू। इसे क्या कहते हैं? चैनल या जल डमरू। और इसको इसने तैर करके क्या किया था? पार किया था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द निबलिक किससे जुड़ा हुआ है? निबलिक जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ शब्द है, यह आपको बताना है। तो 15 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। याद रखें, गोल्फ। गोल्फ एक खेल है, तो गोल्फ से संबंधित है निबलिक। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की भारत का राष्ट्र, देखिए इसमें कथन दिया गया है और इसका कारण दिया गया है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो है ना वो कौन सा सही है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, एक दूसरे का कारण है कि नहीं, और इस तरीका से कुछ आपको जवाब देना है। चलिए हम आपको बता दें कि कैसे जवाब देना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कथन को पहले पढ़िए। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बिल्कुल सही कथन है साथियों। कथन ए जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संघ के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संविधान के मुखिया वही होते हैं। दूसरा दिया गया है जो कारण है आर, वो है कि भारत का प्रधानमंत्री देश का शासन करता है। ये भी सही है, ये भी प्यारे साथियों क्या है? सही है। तो आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर संकेतित करने के लिए बोला है। तो ए में, ए ऑप्शन में दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। आर का इससे कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत के राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होंगे इसीलिए प्रधानमंत्री शासन करता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर बी ऑप्शन में देखा जाए कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर सही तो है दोनों, लेकिन आर जो है ना वो ए का सही व्याख्या नहीं करता। इससे कोई आर से ए का कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों का पद अलग अलग है। नेक्स्ट 717 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धाराएं हैं? तो 4 धारा का नाम दिया गया है, 4 में से कौन कौन ठंडी है ये बताना है। एक तो दिया गया है ब्राजील, इसके बाद कैलिफोर्निया, इसके बाद फॉकलैंड, इसके बाद गल्फ स्ट्रीम। तो इस चारों में से कौन कौन धाराएं ठंडी धाराएं हैं यह आपको बताना है। तो 17 के लिए जो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि 2 एवं 3। 2 एवं 3 का मतलब है कि कैलिफोर्निया की धारा और जो फॉकलैंड की धारा है वो ठंडी धारा है, और जिब्राल्टर की और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है साथियों वो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी गर्म जलधारा हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो जिब्राल्टर जलधारा है वो अटलांटिक महासागर को गर्म जलधारा है। जिब्राल्टर कहाँ की है? तो अटलांटिक महासागर की, ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ये कहाँ की है? तो पैसिफिक ओशन की ठंडी जलधारा है। और इसके बाद याद रखना आपको कि फॉकलैंड जो है, फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर की है। किसकी है? अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। साथ ही साथ गल्फ स्ट्रीम के बारे में बोल दे कि ये कहाँ की जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में साथियों आप याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर की ही ये गर्म जलधारा है, ठीक है। कैसी? तो गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट साथियों आपका क्वेश्चन 18 नंबर, दिए गए युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही मेल नहीं है यह आपको बताना है। तो 18 के लिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि बी में जो 2 दिया गया है ना, 2 जो है ना वो सही सुमेलित नहीं है।
मसाई जनजाति, इसमें बताया गया मुख्य रूप से ये बाएं साइड जनजाति का नाम है और वो कहाँ रहती है, वो दाहिने साइड में दिया गया है। तो मसाई जनजाति इसमें बताया जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में रहती है, जबकि ऐसा बात साथियों नहीं है। मसाई जनजाति के बारे में आपको बता दें कि ये खाना बदोश जनजाति है। खाना बदोश मतलब केवल अपने इनके खाना का पूर्ति हो जाए बस, और इनको कुछ नहीं चाहिए। ये केवल खाना पूर्ति के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए अपना जीवन जीती है। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो निवास है ना वो अफ्रीका के केनिया क्षेत्र में है और साथ ही साथ तंजानिया में है। अफ्रीका के केनिया और तंजानिया और साथ ही साथ पूर्वी है जो युगांडा के पठारी क्षेत्र में भी है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन याद रखिए कि बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और बिंदी बू जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। और खिरगिज ये एशियाई स्टेपी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मसाई जनजाति उत्तरी अमेरिका की नहीं है, ये कहाँ की है। आपको पता होना चाहिए कि ये मसाई जनजाति जो है वो पूर्वी अमेरिका की निवासी है। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि इनका जो निवास अगर देखा जाए पूर्वी अमेरिका के केनिया, इसके बाद तंजानिया और युगांडा के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों आपके 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर बोला जाए सुमेलित कीजिए, आपको सही मिलान करना है। तो देखिए सुमेलित में कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 के लिए अगर देखा जाए तो बी आंसर सही है। 19 के लिए क्या आंसर सही है, बी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक का मिलान होगा 2 के साथ, यानी ए जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। यूरेनियम का जो भंडार है वो बिहार में बताया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा बिहार अब सही आंसर नहीं है, ये हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा साथियों, झारखंड। ठीक है, झारखंड होगा। क्यों, क्योंकि अब झारखंड बिहार से अलग हो गई है, तो जो यूरेनियम का भंडार था मुख्य रूप से वो झारखंड के पास चली गई है। ठीक है, तो ये हल्का सही कर लीजिएगा। दूसरा इसमें बोला जा रहा है कि बी का सही मिलान होगा 1 के साथ। बी का मिलान किसके साथ होगा, यानी कि जस्ता का भंडार राजस्थान में देखने को मिलता है। साथ ही साथ सी का यहाँ पर बोला गया है 4 के साथ, तो सी का 4 के साथ यानी कि लिग्नाइट मुख्य रूप से तमिलनाडु में देखने को मिलता है इसका भंडार। और डी का 3 के साथ यानी कि सोना का तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक में भंडार है। सोना का भंडार कहाँ पर है, कर्नाटक में। आप लोगों ने KGF फिल्म भी देखा होगा। KGF में क्या दिखाया गया है, जो है ना कोलार गोल्ड फील्ड, ये KGF का फुल फॉर्म है, कोलार गोल्ड फील्ड। और कर्नाटक के कोलार में जो सोना का खान है उसी के बारे में KGF फिल्म में, KGF मूवी में दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग जो है आपके 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का वाच्यार्थ है। तो ऋग्वेद का जो वाच्यार्थ है वो कौन है, तो ये आपका याद रखेंगे डी, सूत्र विधान। इसमें सूत्र विधान से संबंधित बातें की गई हैं, वो आप याद रखेंगे। 20 के बाद साथियों चलेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, यानी कि ईसाई वहां पर बहुत ज़्यादा हैं। तो ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा आपको याद रखेंगे कि मिजोरम में देखने को मिलता है। ईसाई मिजोरम में देखने को मिलता है। ये 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आया था ना, उसी टाइम पर मिजोरम में बहुत ज़्यादा मात्रा में ईसाई लोग बस गए। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ईसाई ही बहुसंख्यक हैं। मिजोरम में कौन धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, तो ईसाई धर्म के लोग बहुसंख्यक है, यह आप याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां गधों का एकमात्र गधा जानते हैं ना, ASS मिस गधा, ASS मिस गधा का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में गधों के लिए आपको अभयारण्य स्थित है जिसको कहते हैं कच्छ का रण। गुजरात में कच्छ का रण वह क्षेत्र है जहां पर गधों का अभयारण्य बनाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें तो नॉर्मल सी बात है, आपको कुछ इंपोर्टेंट दिवस याद रखना ही
पड़ेगा। तो थल सेना दिवस के बारे में 23 नंबर का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, यह आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही, है ना, कलाओं से जुड़ता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा के समान कलाओं वाला दिखाई देता है पृथ्वी से देखने पर? तो 24 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह, वेनस आपका डी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चन 25 के लिए, अल्फांसो किसकी उपजाति का नाम है? अल्फांसो याद रखेंगे आम के प्रजाति का नाम या उपजाति का नाम है। तो अल्फांसो किसका नाम है? आम के उपजाति या प्रजाति का नाम है अल्फांसो। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन का अगर आप तैयारी कर लेना साथियों, तो आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता है, आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरी गारंटी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कप या ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हॉकी से संबंधित कौन नहीं है? इसमें से 3 ऐसा कप या ट्रॉफी होगा जो हॉकी से संबंधित होगा और एक ऐसा होगा जो हॉकी से संबंधित नहीं होगा। तो कौन ऐसा है जो हॉकी से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 26 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, यानी कि विंबलडन ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है। तो आप पूछेंगे सर अगर हॉकी से संबंधित ट्रॉफी नहीं है तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है यह ट्रॉफी। बाकी ये 3 जो ट्रॉफी है वो बेटन कप या फिर अजलहन शाह कप या आगा खां कप, ये सारे हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साथियों आपके 27 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है कि रीडिस्कवरिंग गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 27 के लिए साथियों यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि योगेश चड्ढा के द्वारा। ये किताब का नाम है रीडिस्कवरिंग गांधी। तो रीडिस्कवरिंग गांधी योगेश चड्ढा जी के द्वारा लिखा गया है, या आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे, यह आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए। 28 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा, कटारी। इनका अगर इनके बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो आपको बताइएगा आर.डी. कटारी इनका पूरा नाम था और ये भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख थे। और ये जो है 1958 से 22 ठीक है अप्रैल 1958 से 4 जून 1958 तक ये काम किए थे नौसेना प्रमुख के रूप में, यह बात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा भारतीय अंटार्कटिक है ना अड्डा है अंटार्कटिक अड्डा, यानी कि दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा अंटार्कटिका में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो अंटार्कटिका में वहाँ पर हम लोग अड्डा बनाते हैं, यानी कि रहने का स्थान बनाते हैं। बहुत ठंडी में रहने का पूरा व्यवस्था करते हैं ताकि हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर जा कर के कुछ शोध कर सके। तो वहाँ पर हमारे 3 अड्डा है अंटार्कटिका में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 अड्डा अभी तक बन चुके। कितने अड्डा? 3 अड्डा बने हैं। तो आपको दूसरा अड्डा का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर दूसरा अड्डा का बात करें ना तो हो जाएगा आपका मैत्री। दूसरा अड्डा का नाम क्या साथियों? दूसरा अड्डा का नाम मैत्री। लेकिन आपको पता है कि 3 अड्डा अभी तक बनाया जा चुका है भारत में। भारत के द्वारा अंटार्कटिका पे 3 अड्डा बनाया जा चुका है जहां पर हमारे वैज्ञानिक जाएंगे और रिसर्च वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर आपको तीसरा और चौथा अड्डा पहला और दूसरा अड्डा के बारे में याद रखना है कि अंटार्कटिका में दूसरा स्थायी स्टेशन तो मैत्री है, जबकि पहला स्थायी स्टेशन के बाद में याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री जो है ना हमारा पहला अंटार्कटिक अड्डा है। यानी कि अंटार्कटिका पर हमने पहला जो अड्डा बनाया था उसका नाम दक्षिण यमुनोत्री रखा था। और जो आपका तीसरा है ना, दूसरा तो हमने बता ही दिया कि दूसरा है मैत्री, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन तीसरा अगर पूछा जाए तो तीसरा बताइएगा भारती।
तीसरा अंटार्कटिक पर जो हमारा अड्डा है उसका नाम क्या है, भारती है, यह आप याद रखें। ये तीनों अड्डा का नाम हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन के लिए कि भारत का है ना धूर दक्षिण बिंदु कहां पर है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है। तो आप 30 के लिए जो यहाँ पर राइट आंसर मारेंगे वो मारेंगे डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर आपको सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों 30 के बाद हम बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन के लिए। पूछा जा रहा है कि डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया विश्व का उच्चतम है ना वायुमंडलीय तापमान है। सबसे हाईएस्ट वायुमंडलीय तापमान कब रिकॉर्ड किया गया, कितना डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो 31 के लिए आपका सी होगा 54.4 डिग्री सेल्सियस। 54.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ ये रिकॉर्ड किया गया था, विश्व में सबसे अधिक ये है। इसके बाद बात करेंगे साथियों हम लोग 32 के लिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। 32 के लिए राइट आंसर प्यारे साथियों आपका बी हो जाएगा, क्यूरिच। क्यूरिच बी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक है ना मौसम चार्ट में है ना समान वर्षा के स्थान को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। समान वर्षा के स्थान को जो रेखा मिलाएगी वह रेखा क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं समवर्षा रेखा। नाम से ही स्पष्ट है, कैसी रेखा, समवर्षा रेखा। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे कि किसी नदी के दोनों ओर स्थित एकमात्र बड़े शहर हैं। एक ऐसा बड़ा सा शहर जो नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। कई सारा शहर नदी के किनारे बसा होता है, इस किनारे या उस किनारे, लेकिन वह शहर बताना है जो नदी के दोनों किनारे बसा हुआ है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 34 के लिए वो हो जाएगा सी, यानी कि बड़ा जाबिले। ये किन्सास जो है ना, बड़ा जाबिले किन्सास, ये कांगो नदी के दोनों साइड बसी हुई है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साथियों है 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार था। प्रथम फिल्मी कलाकार कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आप 35 के लिए जो सही आंसर करेंगे वो डी होगा, एमजी रामचंद्र। कौन साथियों, तो एमजी रामचंद्र। मरुदुर है ना, अगर आपसे पूछ ले कि एमजी रामचंद्र का जो है ना फुल फॉर्म क्या है, तो मरुदुर गोपाल रामचंद्र। मरुदुर गोपाल रामचंद्र है। और इन्हें 1988 में कब मिला था साथियों, 1988 में आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और ये भारत रत्न पुरस्कार भारत की सबसे बड़ी पुरस्कार है, या सबसे बड़ी जो है ना, इसे आप ये प्राइज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता था। फिल्म निर्माता जिसका नाम आपको बताना है वो भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए। तो 36 के लिए राइट आंसर आपका सी होगा, सत्यजीत रे। सत्यजीत राय जो है, जिसे रे मुख्य रूप से कहते, सत्यजीत रे ये फिल्म निर्माता थे और इनको जो है ना भारत रत्न मिला था। आपको पता होना चाहिए कि 1952 में। कब मिला था, तो 1952 आप याद रखेंगे। इन्हें 1952 ईस्वी में भारत रत्न जो है ना पुरस्कार मिला था। और अगर आपसे पूछते कि सत्यजीत रे का प्रथम फिल्म क्या है, तो पाथेर पंचाली, याद रखिएगा, पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली आप याद रखने की कोशिश करेंगे, इनके प्रथम फिल्म का नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वह फिल्मी सितारे जिसने सर्वाधिक फिल्मों में अग्र भूमिका निभाई, यानी कि मेन रोल में काम किया सबसे अधिक फिल्मों में, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो 37 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रेम, ठीक है, नजीर। प्रेम जो नजीर है, इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि ये मलयालम फिल्म के हीरो थे और इन्होंने 725 फिल्में मेन हीरो का रोल निभाया था। और यही एकमात्र ऐसा कलाकार थे जिन्होंने 130 फिल्म केवल एक हीरोइन के साथ कर दिया था।
एक हीरोइन, और उस हीरोइनी का जो नाम था वो शीला था। याद रखेंगे, शीला हीरोइनी एक ऐसी थी जिसके साथ इन्होंने 130 फिल्म किया था। समझ सकते हैं, एक हीरोइनी के साथ 130 फिल्म, और कुल फिल्म इन्होंने 725 फिल्म इन्होंने कुल किया था। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त थे। लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त का नाम आपको पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका 38 को जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वी के कृष्ण मेनन। वी के कृष्ण मेनन यहाँ पर आप याद रखेंगे। और अगर पूछ ले कि कब से कब तक थे, तो 1950 से 1952 तक, 1950 से लेकर के 1952 तक ये थे, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, वह कौन सा ग्रह है? तो 39 के लिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया कि जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है। तो जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम किस संस्था का आदर्श वाक्य है? 41 के लिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दूरदर्शन का। आपको पता होना चाहिए डीडी करके चैनल आता था, डीडी न्यूज या डीडी सिनेमा या फिर जो भी कह लीजिए। अभी आप अगर चैनल देखते हैं दूरदर्शन करके, तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है दूरदर्शन का ही क्या है, आदर्श वाक्य है। जैसे अपना आदर्श वाक्य यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब सफलता 0 किलोमीटर है, ठीक है। उसी तरह से डीडी दूरदर्शन का यानी कि जो है ना साथ, वो आपका वाक्य आदर्श वाक्य। अगला है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की, यानी कि सिक्के बनाने की मशीन कहाँ लगाया था अंग्रेजों ने। तो 42 के लिए जो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता, जिसको अभी कोलकाता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 43, रैयतबारी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया गया। तो रैयतबारी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया गया, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके 43 के लिए राइट आंसर आपका होगा किसानों, ठीक है। किसान यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो किंग और क्वीन जो शब्द है आपको पता होना चाहिए कि शतरंज से संबंधित है। शतरंज में ये किंग और क्वीन पैदा होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, भारत का लौह अयस्क क्षेत्र है। तो भारत का लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। तो आप लोग भी साथियों आंसर कर सकते हैं। 45 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, सी होगा। सी कौन होगा? कंद्रेमुख। कंद्रेमुख आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा 45 के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला के संबंध में विचित्र बात, उनमें निम्नलिखित प्रकार के दृश्य थे। तो मुगल चित्रकला में कौन से विचित्र बातें हैं यह आपको बताना है। तो आपको देखिए, दरबार या संस्कृति का चित्र हुआ करता था, युद्ध भी दिखाया जाता था और पौराणिक कथाओं के दृश्य भी दिखाए जाते थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 47, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर बनाई। हर्ष जो है आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा। इसने गौड़ के शासक शशांक को जब पराजित किया, तो पराजित करने के बाद उन्होंने हर्ष अपना राजधानी थानेश्वर से लेकर के चला गया था। कहाँ? तो कन्नौज। थानेश्वर से कहाँ लेकर चला गया था? कन्नौज लेकर चला गया था। नेक्स्ट है साथियों आपका 48 नंबर क्वेश्चन की रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की। तो रैयतबाड़ी प्रथा का शुरुआत आपसे पूछा जा रहा है। तो रैयतबाड़ी प्रथा का शुरुआत किया था टॉमस मुनरो ने, ठीक है। टॉमस मुनरो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत आगमन कब हुआ। वास्को डी गामा मुख्य रूप से भारत कब आए थे यह आपको बताना है। तो 49 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी, यानी कि आपका 1498 में वास्को डी गामा आए थे।
यह बात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित हैं। तो ओणम त्योहार के बारे में साथियों मैं आपको बता दूं कि ओणम त्योहार जो है वो अगर आपसे पूछे किस राज्य से संबंधित, तो केरल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे आपके इस चीज़ के ऊपर कि आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए साथियों, आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो आपके सामने यह एक ऐप दिखाई देगा और यह एक ऐप दिखाई देगा। इस ऐप में आपको सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है इसी ऐप में आपको मिलेगा। यह जो ऐप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला जो दिखाई देगा जिसका लोगो, वह आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस ऐप में आपको पीडीएफ मिलेगा, कहाँ पर, फ्री क्लास वाले सेक्शन में। या जो क्लास हुआ और सभी यूट्यूब क्लास का पीडीएफ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो इस दोनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको तो ऑनलाइन टेस्ट, इसके बाद क्विज, स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री में मिलेगा। और यहाँ पर आपको यूट्यूब पर जितने भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी लाल वाले ऐप में ही आपको ज्वाइन करना होगा। तो आप लोग ज़रूर जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करने वक्त आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह का काम करने में। और यह ऐप और यह दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके काम के लिए है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।